नमस्कार साथियों। आज जब कोरोना के इस आपद समय में हम सभी अपने अपने घरों में बंद हैं, तो इस आपदा के भीषण आपदा के समय में हिंदी की जो कविता सबसे पहले दिमाग में कौंधती है, वह नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद कौंधती है। मैं आज आप सबको इस कविता से और इस कविता के पुनर्पाठ से जोड़ना चाहता हूँ और इसे उन तमाम मजदूरों और मजलूमों को समर्पित करना चाहता हूँ जो इस कोरोना के भीषण समय में दिल्ली और बम्बई या अन्य महानगरों से जो अपनी जीविका कमाने के लिए, अपना चूल्हा जलाने के लिए गए थे और जिनके 100 जल गए हैं और वे लौट रहे हैं अपने घरों को, और कुछ तो लौट पाए, कुछ नहीं लौट पाए। उनकी उस वेदना को मैं समर्पित करता हूँ नागार्जुन की यह कविता। साथियों, अकाल उसके बाद कविता का एक पाठ हो जाए। पहले कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौए ने खुजलाई पाखें कई दिनों के बाद। ये नागार्जुन की बड़ी क्लासिकल कविता है, हम सभी जानते हैं, मशहूर है, हिंदी की महत्वपूर्ण कविताओं में से एक। इन दोनों बंदों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल 2 चित्र और खींचा है नागार्जुन ने अकाल की उस भीषण यातना और भीषण प्रकोप का। पहला हिस्सा उस भीषणता का है और दूसरा हिस्सा रिलीफ का है। सामान्य तौर पर हम ये समझते हैं, लेकिन जब भी मैं ये कविता पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि जो पहला हिस्सा है वो असल में प्रकृति की भीषणतम माने मनुष्यता पर, मनुष्य संस्कृति के खिलाफ प्रकृति के भीषणतम प्रकोप का है पहला बंद। तो दूसरा बंद उस प्रकृति से लगातार लड़ती हुई मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा का चित्र है। तो ये जो कविता के 2 बंद हैं जो दोनों आमने सामने हैं, असल में प्राकृतिक प्रकोप बनाम मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा के रूप में भी पढ़ा जाना चाहिए। ऐसे तमाम कोरोना जैसे तमाम संकट आए और मनुष्य उससे जूझता रहा और जीतता रहा। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि मनुष्य जो है लगातार अपनी दुर्दम जिजीविषा से वक्त को रौंदता हुआ आगे बढ़ता हुआ आया है। तो जो मनुष्य ने अपनी संस्कृति बनाई, जो मनुष्य संस्कृति की सर्जनात्मकता है, जो उसका प्रयत्न पक्ष है, दरअसल नागार्जुन की कविता का दूसरा बंद उसके उस प्रयत्न पक्ष को, उसकी उस जिजीविषा को, उसकी उस आशा को दर्ज करता है। और हम सभी जानते हैं कि पहला छंद जो है उस प्रकृति बनाम मनुष्य की जिजीविषा के नजरिए से इस कविता को पढ़ा जाना चाहिए। और कविता में जो नागार्जुन ने कहन की शैली अपनाई है वो बहुत ही दिलचस्प है। उन्होंने पहले छंद में कहीं परिवार, घर या आदमी का जिक्र नहीं किया, और असल में वहां केवल चूल्हा आता है, चक्की आती है, चूहे, छिपकलियां ये आते हैं। तो दरअसल यह वर्णन की आगमनात्मक पद्धति है। आगमन में हम करते ही यही हैं कि जो कार्य को देखकर कारण का अनुमान करते हैं, माने जो परिणाम हमारे सामने है उस परिणाम के आधार पर उसकी भीषणता का, उन परिस्थितियों की भीषणता का अंदाजा लगा देते हैं, प्रत्यक्ष के माध्यम से परोक्ष का अंदाजा लगाते हैं। तो इस तकनीक का प्रयोग मुक्तिबोध नागार्जुन ने इस कविता में किया। तो दोस्तों, कविता से आपको जोड़ूं, यह कविता 1957 में लिखी गई और 1957 में ही नंद किशोर नवल की बात माने तो मछुआ टोली, पटना में एक मछुआ टोली मोहल्ला है, वहीं पड़ुई कोठी में नागार्जुन कमरा लेके रह रहे थे। वहीं पर पहली बार इसका पाठ किया गया 1957 में। बाद में सतरंगे पंखों वाली में छपकर आई। गौर करने की बात है कि जिस समय नागार्जुन ने कविता लिखी थी उस समय अकाल 2 चित्र नाम से ये
छपी थी, बाद में जब संग्रह में आई तो अकाल उसके बाद हो गई। इस शीर्षक पर नंदकिशोर नवल ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है कि पहले वाला ज़्यादा बेहतर था, लेकिन वो हमारे यहाँ व्याख्या का विषय नहीं है। आप उसे नवल जी को पढ़ते हुए पढ़ सकते हैं। इस कविता का जो पहला छंद है वह अकाल की भीषणता का छंद है। उसमें पहली लाइन आती है कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। अब देखिए, चूल्हे का रोना और चक्की की उदासी, यह चूल्हे और चक्की भर का रोना और उदासी नहीं है। असल में चूल्हे और चक्की पर अवलंबित उस पूरे निम्न मध्यवर्गीय परिवार की जिंदगी का रोना है, उस परिवार के लोगों का रोना है, उनकी उदासी है। और दूसरे, उनकी उदासी में चूल्हा और चक्की भी शरीक होते हैं, यानी चूल्हा और चक्की उनको अलग नहीं छोड़ते, उसमें शरीक होते हैं, एक बात। और दूसरी बात कि चूल्हा और चक्की केवल जीवन यापन के उपादान भर नहीं है भारतीय ग्रामीण जीवन में। दरअसल चूल्हा और चक्की उस किसी भी भारतीय ग्रामीण परिवार की श्रम संस्कृति का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, खास तौर पर स्त्रियों की श्रम संस्कृति का। चक्की पहले बिजली से नहीं, चक्की जांत चक्की होती थी जिसमें जांता पीसती थी महिलाएं और जांता चलाती थी, उसमें गेहूं पीस कर आटा बनाती थी, तब जाकर सुबह रोटी बनती थी, चूल्हा जलता था। चूल्हा जलना कोई छोटा मुहावरा नहीं। हम सभी जानते हैं कि गांव में जब किसी के घर चूल्हा नहीं जलता तो बड़ा अपशकुन माना जाता है, बड़ा बुरा माना जाता है। चूल्हा न जल, चाहे जितने भी झगड़े हो, चाहे जितना भी कलह हो, लेकिन चूल्ह जरूर जलनी चाहिए। और जब चूल्ह में आग जलती है तो यह हर स्थिति के पुनः ठीक हो जाने का एहसास होता है कि चलिए, जब चूल्ह में आग जल रही है तो भीषण से भीषण स्थिति भी अंततः पटरी पर आ जाएगी। तो चूल्हे का ठंडा पड़ना, न जलना, उसका रोना, यह उस संभावित आशा के भी न रहने का प्रतीक है। और साथ ही साथ जो चक्की चलाते समय महिलाएं गीत गौनई करती हैं, जतसार के गीत, पूरी परंपरा है उसकी, वह सांस्कृतिक जीवन, वह उल्लास, वह हर्ष, श्रम के साथ जो उल्लास है, जो संस्कृति है, जो गीत गौनई, उन सब के ठप पड़ जाने का यह कोरोना समय है। कोरोना के समय में भी लगभग यही स्थिति है। इस कविता को अगर आप गौर करें तो केवल यह शारीरिक और सामाजिक दूरी नहीं, यह सांस्कृतिक रूप से भी कुछ संकुच के ठहर जाने का और उसकी भीषणता का भी जो है चित्र कवि अपनी कविता में खींचता है। नागार्जुन उस समय खींचते हैं 1957 में, अकाल के समय। दोस्तों, उसके बाद कुतिया का बिंब आता है। चूल्हे और चक्की के पास कुतिया सोती, यह दो बातें बताता है। कुतिया का चूल्हे और चक्की के पास सोना एक तरफ घर वालों की निराशा का प्रतीक है कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि चूल्हे और चौके के पास कौन सोता, कुत्ता बिल्ली कोई सोए। हम सभी जानते हैं कि चौका जो होता है, यानी चूल चौका जो होता है, हमारे भारतीय ग्रामीण परिवार में वो पवित्रता का प्रतीक है। वह कुदाल नामक कविता में केदारनाथ सिंह कहते हैं, कुदाल कहाँ रखूं, वो किचन की, रसोई घर की पवित्रता का जिक्र करते हैं कुदाल कविता में। दोस्तों, असल में अगर चौके में कुत्ता चला जाए और सोए हो और उसके बाद भी घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो, यह दर्शाता है कि घर के लोग पूरी तरह से चूल्हे और चक्की से कट चुके हैं, कोई रिश्ता नहीं बचा है। ये उनकी निराशा का प्रतीक है। और दूसरी तरफ कुतिया का वहीं पर सोना, धरना देकर बैठी है, क्योंकि उसको आशा है कि अगर कुछ बनेगा, कुछ मिलेगा तो इसी चूल्हे और चौके के पास से ही मिलेगा। चक्की और चूल्हे के पास सोना असल में जंतु के भीतर उस दुर्दम आशा का प्रतिनिधित्व करता है, प्रतीक बनता है। तो वही मनुष्य, जहां मनुष्य जो है निराश हो चुका है, नाउम्मीद हो चुका है, वहीं जानवर और जंतु अपनी उम्मीदी का एक संघर्ष जारी रखे हुए हैं। तो उम्मीदी और नाउम्मीदी के इस संघर्ष के तौर पर कविता में कानी कुतिया आती है। जंतु उम्मीदी लेकर आता है तो मनुष्य जो है नाउम्मीद हो चुका है। अर्थात जो भीषणता है, क्या कहते हैं, अकाल की, उस भीषणता में जो जानकार है वह असल में नाउम्मीद हो चला है।
और जो थोड़ा अबोध है वह अभी भी जिंदा रहने की जदों को लेकर उम्मीद में बंधा हुआ चूल्हे और चौके के पास, चूल्हे और चक्की के पास सोता है। गौर करने की बात इसमें यह है कि कुतिया के साथ जो कानी विशेषण लगाया गया है, यह प्रश्न पूछा जाता है कि ये कानी कुतिया क्यों लिखा नागार्जुन ने। जो मुझे समझ में आता है तो पहली बात उसमें दो बातें हैं। पहली बात तो यह कि कुतिया के साथ जब कानी विशेषण लगा देते हैं तो उससे कुतिया बड़ी सुपरिचित सी जान पड़ती है, यह बड़ी पहचानी सी जान पड़ती है, अपनी सी जान पड़ती है। यानी कि कुतिया का यथार्थ चित्र उपस्थित हो जाए इसके लिए। दूसरी बात कि नागार्जुन के ही समकालीन शमशेर अपनी कविता में चित्रकला के या विजुअल आर्ट्स की इफेक्ट्स डालने के लिए मशहूर है, तो नागार्जुन ऐसा क्यों न करें। तो कानी शब्द का जो विशेषण, जो रंग और रूप का विशेषण कवि करता है, यानी कानी कह देने से दरअसल यह कुतिया के विजुअल इफेक्ट को हमारे दिमाग में दर्ज करने के लिए उस चित्रकला का इस्तेमाल नागार्जुन करते हैं, चित्रकला के प्रयोग का इस्तेमाल करते हैं नागार्जुन। साथियों, उसके बाद कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। छिपकलियों की गश्त भी लग रही है दीवार पर, लेकिन उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है। और ये जो देखिए छिपकली, चूहा और कुतिया, ये जो जंतुओं का जिक्र हुआ है, असल में प्रेमचंद इसके लिए बहुत मशहूर रहे। उन्होंने दो बैलों की कथा या झबरा कुत्ता जैसा, यानी कि मनुष्य और जंतु का जो सहजीवन है उसको वो दर्ज करते हैं। नागार्जुन भी उस चीज को यहाँ दर्ज करते हैं। भारतीय ग्रामीण जीवन की कल्पना ही जंतुओं के बगैर की ही नहीं जा सकती। गौरैया खत्म हो रही है, उस त्रासदी से जोड़कर जरा देखें इस चिंता को कि छिपकलियां हमारे साथ होनी चाहिए, चूहे होने चाहिए, और वो हैं, लेकिन किस हालत में है जरा देखें। छिपकली गश्त लगाती है, इसका मतलब यह है कि घर में रोशनी जलेगी, दिया जलेगा, तब न कीट पतंगे आएंगे जिसको छिपकली पकड़ेगी। तो छिपकली का गश्त लगाना और कुछ न पाना, पस्त हो जाना, असल में घर में दिया भी न जलने का बिंब रचता है, प्रतीक रचता है। और आप जानते हैं कि दाना तो जिस घर में है ही नहीं, तो तेल भी नहीं है कि दिया जल सके, यानी कि चूल्हा भी नहीं जल रहा है, रोशनी भी नहीं। ये दोनों बड़े अपशकुन की बातें, बहुत भीषणता। माने जीवन जब पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाएगा, खाना नहीं मिलेगा तो भी आदमी रोशनी करता है, लेकिन अब रोशनी का भी ठौर ठिकाना नहीं बचा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना समय में आप अंदाजा लगाइए कि किसी घर में न दिया जल रहा है, न चूल्हा जल रहा है, तो उस घर के लोगों के हालात कहाँ पहुंच चुके होंगे। वो आत्महत्या की स्थिति में पहुंच चुका होगा, जैसा कि कोरोना समय में तमाम ऐसे केसेज हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। साथियों, चूहों की हालत तब ठीक होगी जब घर में रसोई चलेगी। रसोई चलेगी तो अन्न छिटकेगा, दाने छिटकेंगे। दाने तो घर के अंदर कई दिनों के बाद आते हैं। कविता में आगे आएगी पंक्ति कि दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। दाने तो हैं ही नहीं, तो चूहे की हालत तो शिकस्त रहनी ही है। हाँ, शिकस्त शब्द को लेकर थोड़ा सा अजीबोगरीब प्रयोग लगता है। हालांकि भाषा विज्ञान के नजरिए से ये कहना कि किसी की हालत शिकस्त है, ये ठीक नहीं है। लेकिन उत्तरी बिहार में ये आम बोलचाल का मुहावरा है, और वहीं से नागार्जुन ने शिकस्त शब्द का इस्तेमाल कर लिया है। दूसरा बंद जिसे मैं दुर्गम मानवी जीविका का संघर्ष या आशा पक्ष कह रहा हूं, उसकी तरफ आप आए। गौर करने की बात है कि जो पहला बंद था उसमें मनुष्य का जिक्र तक नहीं, माने जो मनुष्य का जिक्र नहीं है। आप समझे कि ये जो जन शून्य पंक्तियां हैं, 4 लाइनें जो जन शून्य है पूरी तरह, असल में कविता में जन का न होना दुनिया में, समाज में भी जन के न रह जाने को व्यंजित करता है। शिल्प के माध्यम से कैसे लोग लगातार मर रहे थे, लोग लगातार खत्म हो रहे थे, और जैसे धरती या समाज या दुनिया जनशून्य होती जा रही थी, कविता में भी उस पहले बंद में नागार्जुन बहुत ही समझदारी से जनशून्य उसको कर देते हैं। यानी कि जीव जंतु तो दिख रहे हैं पर जन नहीं दिख रहा, विरल होता चला जा रहा है। एक तो ये,
और दूसरे जब वो दूसरी छंद उसका लेकर आते हैं, उसमें जो जल बचा हुआ है उसमें भी केवल आंखों का चित्र रखते हैं। चमक उठी घर भर की आंखें, यही बस मनुष्य के तौर पर अगर कुछ आता है तो मनुष्य की यानी घर भर की आंखें आती। असल में आंखें उस पूरे हालात को बयां करने के लिए पर्याप्त है। ये सूक्ष्मता है, सूक्ष्म चीज। आंखों का जिक्र किया तो फिर और कुछ कहने की जरूरत नहीं, आंखें तो सब बता देंगी। वो बेबसी भी कह देती हैं और वो आशा भी कह देती हैं, और वो चमक तो बताती ही है कि थोड़ा कुछ। और गौर करने की बात है कि यह जो आंखों में चमक है यह तब उठी है जब घर के अंदर थोड़े से दाने आए। दाने आए घर के अंदर, कोई ट्रक या ट्रक अनाज का गोदाम नहीं आया है घर में। गौर करने की बात है, कुछ दाने संभवतः रिलीफ फंड से कुछ दाने आए होंगे घर में। और आप जानते हैं कि जब कोई थोड़ी सी चीज मिलती है तो उस कई दिनों के बाद जब वो थोड़ी सी चीज मिलती है तो उससे जो चमक है घर घर की आंखों की, उस चमक की में निहित खुशी का तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। लेकिन यह कम त्रासद नहीं है, ये बड़ा घनघोर त्रासद बिंब है कि कोई आदमी थोड़ा सा पाकर उस पर टूट पड़ता है, खुश है, उसकी आंखें छलक रही हैं, लेकिन सबको पता है कि ये रिलीफ से आए हुए थोड़े से दाने कितने दिन टिकने वाले हैं। तो ये उस त्रासदी, ये घर भर की आंखों की चमक है, वो घनघोर त्रासदी भी रचती, बड़ी गाढ़ी त्रासदी रचती है। इसको केवल हर्ष के बिंब के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। दोस्तों, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, तो फिर एक बड़ा खूबसूरत बिंब है, दृश्य बिंब है कि धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद। धुआं आंगन के ऊपर तभी उठता है जब घर खपरैल होती है। जब चिमनी लग जाएगी तो धुआं नहीं उठता उस तरह। खपरैलों में जब घर में चूल्ह जलती है तो धुआं उठता है। ये एक निम्न मध्यवर्गीय गांव, एक भारतीय गांव के निम्न मध्यवर्गीय परिवार का चित्र है। नागार्जुन ने बड़ा ही यथार्थवादी चित्र खींचा। उन्होंने कोई सहानुभूति पाने के लिए मरते हुए भिखमंगों या ऐसे लोगों का चित्र नहीं कविता में वो लाते, बल्कि वो ज्यादा जो ठोस समाज की इकाई है जिसकी संख्या बहुत अधिक है, निम्न मध्य वर्ग को रखते हैं। तो निम्न मध्य वर्ग के जिस परिवार का वो जिक्र करते हैं उसके घर के ऊपर छज्जे हैं, छप्पर है, खपरैल है, वहां से धुआं निकलता है। और धुएं का उठना मन में उठती उस आशा का भी प्रतीक है जिसमें थोड़ी उम्मीद बंधती है। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, और इस पर मैं बात कर चुका हूं। कौए ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। अभी जो कौए की पांखें खुजलाने का बिंब है यह उस चहक का बिंब है जब पंछी जंतु खुश हो रहा है, उसको उम्मीद होती है, वो तैयार हो रहा है, खुद को तैयार कर रहा है कि लगता है कि अब घर के ऊपर धुएं उठे हैं तो कुछ बन रहा है, और उसके बखरे भी, उसके हिस्से भी अन्न या दाने के कुछ हिस्से, खाने के कुछ हिस्से आएंगे। गांव में ये प्रथा है, ये परंपरा है, ये संस्कृति। बूढ़े बुजुर्ग हम सभी ने देखा अपने बचपन में कि दादी बाबा खाने के बाद कौरा लेकर निकलते थे, पशुओं को कौरा देते थे, कुत्ते को फेंकते थे, और छान पर घर के ऐसे फेंकते थे। चिड़िया चिरंगुल के लिए वो कहते थे कि ये है। तो वो जो पूरी तहजीब है भारतीय गांवों की, वो उभर करके आती है। कौए ने पांखें खुजलाई कई दिनों के बाद। और गौर करने की बात यह है कि वो चोंच जब अपने पंखों में रगड़ता है तो असल में वो खुजला रहा है। कई बार वो चोंच साफ भी करता है, लेकिन यहाँ चोंच से जब वो अपने पंखों को खुजला रहा है तो वो एक तरह के चुलबुलेपन, एक तरह की, जिसको हम कहते हैं कि जैसे मन में अस्थिर चित्त हो जाता है कि अब मिलेगा कि जो मन स्थिति है उसको जो है नागार्जुन ने पांखें खुजलाने से जोड़ दिया है। तो आपको ये चित्र आपको देखकर बड़ा जबरदस्त लगेगा। अच्छा, दूसरी चीज
मैं इस संदर्भ में बताना चाहूंगा कि काव्य भाषा का जो प्रयोग नागार्जुन ने किया, उसमें जो पहला बंद है उसको आप गौर से देखें तो आप पाएंगे कि पहले बंद में कई दिनों तक जो टर्म है वह कविता में पंक्तियों की शुरू में इस्तेमाल करते हैं, और दूसरे वाले बंद में कई दिनों के बाद वाला जो हिस्सा है यानी कि क्लॉज है, उपवाक्य है, वो कविता के माने पंक्तियों के बाद वाले हिस्से में करते हैं। पहला बंद कई दिनों तक से शुरू होता है, और दूसरा बंद कई दिनों के बाद से समाप्त होता है। ये जो कई दिनों का भाषिक प्रयोग है, असल में जब वो बाद में आता है तो बाद में आने के बाद यानी कि दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, तो कई दिनों के बाद की दूरी को व्यक्त करने के लिए, जैसे जो वो कई दिन है वो इतनी जल्दी में नहीं आ गए, वो कई दिन, चूंकि यह सर्वनाम का प्रयोग है, दिन वो गिनते नहीं है कि कितने दिनों बाद वो आए हैं। कई दिन में तो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन भी कुछ भी हो सकता है। तो जब कई दिन बाद में प्रयोग कर रहे हैं, उसका मतलब यह है कि वो कई दिन बड़ी मुश्किल से आए हैं। वो कविता में भी बाद में आते हैं और जिंदगी में भी बाद में आते हैं। उसके जो है इंतजार की लंबाई को व्यक्त करती है, वो काव्य भाषा का प्रयोग व्यक्त करता है। और जो कविता के शुरू में कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास में पहले प्रयोग किया, उसका मतलब यह है कि जो प्रताड़ना है यानी कि जो भीषण प्रकोप है अकाल का, वह काफी पहले से चल रहा है, यानी कि बहुत पीछे से चल रहा है और बहुत बाद तक वो कई दिन आएंगे। तो ये जो दूरी है, ये दूरी काफी बढ़ जाती। तो काव्य भाषा का इतना सतर्क प्रयोग नागार्जुन करते हैं, यह कविता इस संदर्भ में, इसीलिए कविता यथार्थवाद के नजरिए से और उस जमाने के क्या कहते हैं कि प्रगतिशील आंदोलन के नजरिए से और काव्य भाषा के नजरिए से, कला के नजरिए से नागार्जुन के जीवन काल में ही क्लासिक बन गई थी, यह यूं ही नहीं है। तो आप सबको इस शुभकामना के साथ कि आप स्वस्थ रहें और मनुष्य की दुर्दम जिज्ञासा एक बार फिर जीते, और जो चूल्हे जलाने निकले थे उनके चूल्हे जलते रहें, उनकी चिताएं न जलें। बहुत बहुत धन्यवाद।